श्रोताओं, अव्यवस्थित जीवन शैली, तनाव और असंयमित खान पान के कारण हमारा शरीर रोगों का घर बन जाता है। लकवा, पक्षाघात, स्ट्रोक और पैरालिसिस एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में पहले से लोगों को पता नहीं चलता। पैरालिसिस या लकवा क्यों होता है, इससे किस तरह से बचा जा सकता है, इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर छत्रपाल सिंह साहू जी को। आप डीएम हैं न्यूरोलॉजी में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आने का मुझे सौभाग्य मिला, इसके लिए मैं आकाशवाणी रायपुर का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। जी डॉक्टर साहब, हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि ये जो लकवा रोग है या पक्षाघात है, ये क्या होता है? देखिए, लकवा या स्ट्रोक ब्रेन की ब्लड सप्लाई से जुड़ी हुई समस्या या बीमारी है। जब ब्रेन के एक हिस्से की ब्लड सप्लाई अचानक से बंद हो जाती है तो वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है, जिससे जो न्यूरोलॉजिकल डिस्फंक्शन होता है उसे हम स्ट्रोक कहते हैं। आमतौर पर इसमें एक तरफ के हाथ पैर की वीकनेस आती है, जिसे हम पैरालिसिस के नाम से जानते हैं, या बोलने में दिक्कत आती है। ये एक गंभीर बीमारी है क्योंकि बहुत सारी केसेस में इसमें जान चली जाती है और बहुत लोग इससे विकलांगता को जूझते हैं। अगर मैं बात करूं तो विश्व भर में ये मौतों का दूसरा प्रमुख कारण है, और वहीं डिसेबिलिटी को और मौतों को गिने तो ये तीसरा प्रमुख कारण है इस समस्या का। और एक अनुमान के अनुसार विश्व भर में पिछले 30 सालों में लकवा की बीमारी 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। जी डॉक्टर साहब, तो ये जो लकवा रोग है, ये कभी कभी क्या रीढ़ की हड्डी के कारण भी ये रोग, या उसमें तनाव या कोई चोट पहुंचती है उसके कारण भी क्या ये रोग हो जाता है कभी कभी? उस कंडीशन को हम स्पाइनल कॉर्ड इन्फेक्शन बोलते हैं जी। लेकिन ये बहुत ही रेयर है, और उसमें दोनों तरफ के हाथ पैरों में या सिर्फ पैरों में, जो कि दोनों तरफ के हिस्सों को प्रभावित करता है, ऐसा प्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलता है। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड इन्फेक्शन काफ़ी रेयर कंडीशन है, और जो हम जनरली जिसे लकवे के रूप में जानते हैं वो ब्रेन से रिलेटेड रहता है। कभी कभी ऐसा भी कहते हैं कि जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है या जिनको शुगर की शिकायत है, उनको विशेष रूप से लकवा या पैरालिसिस हो सकता है। तो ऐसा क्या विशेष है कि इन रोगियों को लकवा मार सकता है या लकवा हो सकता है? जी, कुछ कंडीशंस या कुछ बीमारियां हैं जो लकवे के लिए या स्ट्रोक के लिए प्रीडिस्पोजिशन पैदा करती हैं। इन कंडीशंस को हम रिस्क फैक्टर्स कहते हैं। इसमें कुछ बीमारियां जैसे कि ब्लड प्रेशर की बीमारी, शुगर की बीमारी, लिपिड डिसऑर्डर, हाई कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, या कुछ हार्ट डिसीजेस हैं जो आती हैं। इसके अलावा कुछ खान पान की आदतें और लाइफस्टाइल की चीज़ें जैसे कि अनहेल्दी डाइट और फिजिकल एक्टिविटी का कम होना, इसके अलावा अल्कोहल का सेवन या स्मोकिंग, इनसे हमारे स्ट्रोक का रिस्क बढ़ सकता है। जी डॉक्टर साहब, ये स्ट्रोक कितने प्रकार के होते हैं? जी, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रेन की ब्लड सप्लाई कम होने से स्ट्रोक होता है, तो मुख्य तौर पर इसे दो तरह से हम डिवाइड करते हैं। पहला, जब ब्रेन के एक हिस्से को सप्लाई करने वाली जो ब्लड वेसल है वहाँ पर कोई क्लॉट आ जाता है और ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, तो इसे हम इस्चेमिक स्ट्रोक कहते हैं। ये ज़्यादातर केसेस में होता है। लगभग 65% के मरीज स्ट्रोक के इस्चेमिक स्ट्रोक के मरीज होती है। वहीं अगर ब्रेन के ब्लड वेसल हाई ब्लड प्रेशर की वजह से या कि कोई अन्य वजह से अगर ब्लड वेसल फट जाती है और ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाती है, तो इसे हम हिमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। ये लगभग 30% केसेस में देखने को मिलती हैं। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम आपसे आगे बात करें, आप हमारे श्रोताओं को कोई गीत सुनाना चाहेंगे अपनी पसंद का? जी, एक गाना जो मुझे अच्छा लगता है जी, जो उदित नारायण जी का गाया हुआ वीर जारा का एक गीत है, जानम देख लो मिट गई दुनिया। मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ जानो देख लो मिट गई दूरियां। मैं यहाँ
सकोगी मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगी वो अंदाज हूँ। गूंजता हूँ जो दिल में तो हैरान हो क्यों, मैं तुम्हारे ही दिल की तो आवाज हूँ। सुन सको तो सुनो धड़कनों की ज़बान, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। कैसी सरहदें कैसी मजबूरियाँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। मैं अब तुम्हारे ख्यालों में हूँ, मैं जवाबों में हूँ, मैं सवालों में हूँ। मैं तुम्हारे हर एक ख्वाब में हूँ बसा, मैं तुम्हारी नजर के उजालों में हूँ। देखती हो मुझे, देखती हो जहाँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। कैसी सरहदें कैसी मजबूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। इस गीत के पश्चात अब अपनी चर्चा शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि स्ट्रोक के लक्षण क्या क्या होते हैं, जिससे कि हम पहले से ही सावधान रहे कि स्ट्रोक का खतरा हमको आ सकता है। स्ट्रोक के लक्षणों को पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रोक में शुरुआती समय काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो ज़रूरी है कि हम लक्षणों को तुरंत पहचानें और इलाज के लिए तब हम मरीज को लेकर जाएं। इसके लक्षणों को समझने के लिए हम एक निमोनिक यूज़ करते हैं, एक्ट फास्ट। इसमें फास्ट इम्पॉर्टेंट है। एफ फेशियल वीकनेस के लिए होता है, अर्थात चेहरे का टेढ़ा होना। ए आर्म वीकनेस, मतलब बाजू का काम करना, बाजू की कमजोरी। स्पीच के लिए होता है बोलने में दिक्कत आना। और टी होता है जो हमें बताता है कि टाइम इम्पॉर्टेंट है और हमें जल्दबाजी करनी चाहिए। इसके अलावा भी कई मरीजों में बैलेंस की दिक्कत होती है, संतुलन चलने में या खड़े होने में संतुलन नहीं बना पाते। और कुछ मरीजों को देखने में दिक्कत आती है, वो एक तरफ का अपना विजुअल फील्ड नहीं जज कर पाते हैं, ठीक से नहीं देख पाते हैं। ये सारे लक्षण अगर किसी मरीज में आते हैं जो कि ऑलरेडी एल्डरली पेशेंट है या ब्लड प्रेशर शुगर का मरीज हो, तो हमें तुरंत ऐसे मरीजों को अस्पताल की तरफ लेके जाना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब, कभी कभी किसी मरीज को घर पे ऐसे नजर आता है कि लकवा या पक्षाघात के लक्षण नजर आते हैं और शरीर के किसी अंग में शरीर का कोई अंग सुन्न पड़ जाता है या वहाँ की जो मांसपेशियां काम करना बंद कर देती है और ऐसे सिम्टम नजर आते हैं कि उनको पक्षाघात का जो अटैक है वो हुआ है, लेकिन कुछ ही देर में 5 मिनट के बाद वो फिर ठीक हो जाता है। तो इसका क्या आशा है, इसका क्या ये आशा है कि इसको आने वाले समय में गंभीर अटैक हो सकते हैं? जी, बहुत एक इम्पॉर्टेंट सिचुएशन के बारे में आपने अभी बात करी है। इसे हम ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक या मिनी स्ट्रोक भी बोलते हैं। इसमें लकवे के जैसे ही लक्षण आते हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट कुछ मिनट्स में या कुछ घंटों में हो जाता है।
इस स्थिति में यह भी एक लकवे की जैसी स्थिति है। इसमें इम्प्रूवमेंट आने से हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आगे भी बड़ा लकवा आ सकता है, और इन मरीजों को अपने जो वर्कअप है, मेडिकल वर्कअप स्ट्रोक के जैसा ही करवाना चाहिए। ये पता लगाना चाहिए कि ब्रेन में क्लॉट आने की संभावना कहाँ से बन रही है, और उस हिसाब से जैसे स्ट्रोक में हम दवाइयाँ चालू करते हैं वैसे ही खून पतला करने वाली दवाइयाँ या एंटीकोगुलेंट उनको चालू करना चाहिए। जी, और ऐसे लक्षण अगर दिखाई देते हैं तो कितने घंटे के अंतराल में मरीज को लेकर के हमें अस्पताल पहुंच जाना चाहिए? इस चीज़ को बहुत सभी श्रोताओं को जानने की ज़रूरत है कि ब्रेन स्ट्रोक आने पर शुरुआती 3 से 6 घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इसी समय यह वो गोल्डन पीरियड होता है जिसमें मरीज को अगर इंजेक्शन लगा दिया जाए या एंडोवास्कुलर टेक्निक से क्लॉट रिमूव कर दिया जाए तो मरीज का पैरालिसिस पूरी तरह से रिवर्स हो सकता है। इसके बाद हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। इसलिए ज़रूरी है कि मरीज को हम शुरुआती 3-4 घंटे में किसी अच्छे अस्पताल में पहुंचाएं जहां पर ये सुविधा उपलब्ध हो, सीटी स्कैन की सुविधा हो, और हो सके तो एक न्यूरोलॉजिस्ट वहाँ उपलब्ध हो, क्योंकि इसी पीरियड में हम इंजेक्शन द्वारा मरीज के ब्रेन में आए क्लॉट को घोल सकते हैं और ब्लड सप्लाई को फिर से हम उसको पुनः स्थापित कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि जिनको बीपी की शिकायत है, जिनको शुगर की शिकायत है, उनको स्ट्रोक आने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो ऐसे में जिनको बीपी है या जिनको शुगर की बीमारी है उनको पहले से ही कुछ सावधानी रखनी चाहिए जिसके कारण ये बीमारी उन तक ना पहुंचे। तो ऐसे मरीजों को उनकी दिनचर्या किस तरीके से रहनी चाहिए ताकि उनको पक्षाघात या पैरालिसिस का डर ना रहे? आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया है। स्टडीज़ ये बताती हैं कि रिस्क फैक्टर कंट्रोल करके हम लगभग 90% स्ट्रोक के केसेस को रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। ऐसे में इन रिस्क फैक्टर्स के बारे में इनका एक अच्छा मैनेजमेंट बहुत सारे स्ट्रोक रोक सकता है। बीपी के मरीजों को समय समय पर अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल देखते रहना चाहिए, दवाएं नियमित रूप से लेनी चाहिए। वैसे ही शुगर के मरीजों को व हार्ट के मरीजों को अपनी दवाइयाँ नियमित रूप से लेनी चाहिए और समय समय पर डॉक्टरों से सलाह लेते हुए इलाज कराते रहना चाहिए। जो लोग अल्कोहलिक या स्मोकर हैं उन्हें ये आदतें छोड़नी चाहिए। जो ओबेज हैं उन्हें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना चाहिए, एक्सरसाइजेस अपनाने चाहिए। और जो कुछ मरीज अनहेल्दी डाइट पे रहते हैं या जो डायबिटिक या हाइपरटेंसिव हैं तो उनको डाइट को अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना चाहिए। कई बार लोगों में ये भ्रांतियां भी होती है कि कुछ घरेलू उपाय अपनाकर हम ये पैरालिसिस या लकवे के अटैक को ठीक कर सकते हैं। तो सर, आपकी क्या राय है? क्या घरेलू उपाय अपनाना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति को पैरालिसिस का अटैक आया है तो उस समय डॉक्टर के पास जाने के बजाय वो कुछ घरेलू ट्रीटमेंट करते हैं, तो आपकी क्या राय है? क्या उनको घरेलू ट्रीटमेंट करके अपना वक्त ज़ाया करना चाहिए? देखिए, मैं तो बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ, क्योंकि घरेलू ट्रीटमेंट से अननेसेसरी बहुत सारा वक्त बर्बाद होता है और इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। कई बार देखा गया है कि मरीजों को लोग मिट्टी का तेल पिला देते हैं, तो ऐसा ट्रीटमेंट मरीज के सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दूसरा, ये सही समय पर अस्पताल पहुंचने में देरी भी इससे होती है और जो टाइम हमारा बहुत ही वैल्यूएबल टाइम रहता है जिसमें हम इंजेक्शन पैरालिसिस रिवर्स करने के लिए थ्रोम्बोलाइटिक इंजेक्शन दे सकते हैं या एंडोवास्कुलर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो ये मरीज को अननेसेसरी गलत जानकारी द्वारा मरीज का बहकाकर उनका टाइम वेस्ट होता है। तो इससे मरीजों को बचना चाहिए। लकवे के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं डॉक्टर साहब, कि जिससे ये पता लगता है कि किसी मरीज को पैरालिसिस का अटैक आया है? क्या उसके किसी अंग में, किसी भाग में कोई भाग उनका सुन्न पड़ जाता है, या कहीं पे जो एहसास रहता है उनका, या उनके अंगों पे अपना नियंत्रण नहीं रहता, ऐसा कुछ लक्षण नजर आता है इसमें? जी, लकवे के लक्षण अचानक ही होते हैं और बहुत तेज होते हैं, तो ये ऑब्वियसली समझ में आ जाते हैं। बहुत शुरुआती लक्षण नहीं होते, लेकिन जब ये लक्षण आते हैं तो हमें तुरंत ही मेडिकल हेल्प के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि ये समय नहीं देते हैं फिर। जैसे कि हाथ पैर में सुन्न हो जाना या हाथ पैर काम करना बिल्कुल बंद कर देना, बोलने में दिक्कत आना या जबान लड़खड़ाना, देखने में दिक्कत आना या चलने में बैलेंस नहीं होना, ये सारी चीज़ें बहुत ही ऑब्वियसली मरीज महसूस कर सकता है या घर वाले महसूस कर सकते हैं।
और जैसे ही ये उनको समझ में आ रहा है कि ये लकवे के लक्षण हो सकते हैं तो इन्हें तुरंत अस्पताल की तरफ लेकर आना चाहिए। अगर जैसे किसी को चेहरे पे पैरालिसिस का अटैक आया है, तो अगर उसको जैसे ले जाने में अगर देरी हो गई तो वो क्या अटैक और बढ़ सकता है या हाथ और पैर में भी पहुंच सकता है? जी हाँ, प्रोग्रेशन ऐसे केसेस में हो सकता है कि माइनर एक एरिया इन्वॉल्व हुआ हो, जैसे कि फेस, थोड़े देर में हो सकता है आधे एक घंटे में हाथ पैर में भी दिक्कत आए। ज़्यादातर केसेस में एक साथ ही ये समस्या आती है, लेकिन कुछ केसेस में प्रोग्रेशन मतलब एक हाथ से पैर में कुछ समय बाद स्थिति लकवे की स्थिति बन सकती है। डॉक्टर साहब, अगर किसी मरीज को एक बार लकवा आ गया है और उसकी ये बीमारी ठीक भी हो गई है, तो क्या ज़रूरी है कि उसको दोबारा पैरालिसिस का अटैक हो जाए? और ऐसी कौन सी संभावनाएं रहती है जिसमें हम ये जान सकते हैं कि उसको दोबारा लकवा आ सकता है? तो उसको क्या तैयारी उसको करनी चाहिए कि दोबारा उसको पैरालिसिस का अटैक ना हो? देखिए, एक बार अगर लकवा आ गया है तो इससे आपके स्ट्रोक का जो रिस्क और भी बढ़ जाता है। दरअसल हर चौथे में से 4 मरीजों में से स्ट्रोक का एक मरीज वो होता है जिसे पहले लकवा आ चुका है। तो ऐसे मरीजों को खास सावधानियां रखनी पड़ती हैं। इन्हें अपनी दवाइयां नियमित रूप से लेनी चाहिए, रिस्क फैक्टर कंट्रोल करना चाहिए। अगर वो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, अगर वो शुगर के मरीज हैं, तो उन्हें रेगुलर दवाइयां लेते रहना चाहिए, रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए। साथ ही साथ उन्हें डाइट और एक्सरसाइज पर भी ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो पक्षाघात का जो रोग है वो सिर्फ उम्र दराज व्यक्तियों को ही होता है या किसी भी उम्र में किसी भी व्यक्तियों को हो जाता है? पक्षाघात की बीमारी वैसे तो उम्र दराज लोगों में ज़्यादा होती है, लेकिन ये सिर्फ उम्र दराज लोगों की बीमारी नहीं है। आजकल बहुत सारे यंग पेशेंट्स में हम स्ट्रोक देखते हैं। 2022 में जो वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया है कि अब लगभग 70% केसेस जो स्ट्रोक के हैं वो 30 से 70 साल की उम्र के मरीजों में हो रहे हैं। वहीं बच्चों में भी जो हमारा हमारा जो स्टेट है जिसमें सिकल सेल डिसीज है, तो यहाँ के मरीजों में बच्चों में भी बहुत सारे बच्चों को स्ट्रोक देखने को मिलते हैं हार्ट डिसीज के कारण और सिकल सेल डिसीज के कारण। तो लकवा किसी भी उम्र में हो सकता है। डॉक्टर साहब, ये जो पैरालिसिस की बीमारी जो लोगों को होती है बहुत लंबी खिंचती है, कई बार साल, 1.5 साल, 2-3 साल तक इसका इलाज चलता रहता है। ऐसे में लोग कई बार अपनी थेरेपी बदल देते हैं। कोई एलोपैथी में इलाज कराते कराते वो होम्योपैथी में आ जाते हैं या आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ उनका भी सेवन करने लगते हैं। तो ऐसा किया जा सकता है? एलोपैथी के साथ साथ दूसरे पैथी की दवाइयाँ ले सकते हैं हम? ये डिपेंड करता है कि इनिशियल जो लकवा है वो कितना सीवियर हुआ था। बहुत सीवियर लकवे में, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये एक डिसेबिलिटी का बहुत बड़ा कारण है। परमानेंट डिसेबिलिटी स्ट्रोक में हो सकती है, ये हम सभी जानते हैं। तो डिसेबिलिटी को जितना हो सके हम मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। इसमें हम फिजियोथेरेपी का सहारा लेते हैं, स्पीच थेरेपी का सहारा लेते हैं और बीच बीच में कुछ दवाइयों से स्पास्टिसिटी के कंट्रोल के लिए हम मदद में लेते हैं। तो रेगुलर फॉलोअप से मैंने देखा है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो पेशेंट्स रेगुलर फॉलोअप में रहते हैं, रेगुलर फिजियोथेरेपी कराते हैं, उनकी रिकवरी ज़्यादा अच्छी होती है बनिस्बत उन लोगों के जो 2 या 3 महीने बाद आशा छोड़ देते हैं और फिर डॉक्टर्स के पास आना बंद कर देते हैं या दूसरी जगह कहीं इलाज लेने चले जाते हैं। कुछ केसेस में डिसेबिलिटी, क्योंकि हम शुरू से ही बता के रखते हैं कि इतना सीवियर अगर स्ट्रोक हुआ है तो पूरी रिकवरी तो पॉसिबल नहीं है। तो डॉक्टर साहब, मरीज को कोई मानसिक संबल की भी जरूरत होती है इस बीमारी के लिए? क्योंकि इसमें जो मरीज के जो अंग है वो ही पूरा काम करना बंद कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है, मानसिक संबल से क्या वो अपने इस बीमारी पे जल्दी काबू पा सकता है अगर परिवार का उनको सहयोग मिले? जी, परिवार का सहयोग बहुत ज़रूरी है इस केस में, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का स्ट्रोक आने पर अगर पैरालिसिस, सीवियर पैरालिसिस है, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, तो ऑब्वियसली उनका जॉब में दिक्कत आती है, फाइनेंशियल दिक्कत आती है, उनके चलने फिरने में दिक्कत आती है। तो इन सब से मरीज के अंदर एक डिप्रेशन की भावना उत्पन्न होती है और ऐसा लगभग 25% से भी ज़्यादा केसेस में
डिप्रेशन देखने को मिलता है। इसमें परिवार के लोगों का संबल जरूरी है। वहीं कुछ केसेस में हमें एंटी डिप्रेसेंट भी देना पड़ता है। अगर पेशेंट मोटिवेटेड रहेंगे तो फिजियोथेरेपी में और आगे उनकी जो रिहेबिलिटेशन के जो भी थेरेपीज हैं उसमें वो ज़्यादा अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं और उनकी रिकवरी ज़्यादा अच्छी होती है। बहुत से परिवार ऐसे हैं जो कि शहरों में नहीं रहते हैं, दूर दराज क्षेत्रों से जो लोग अपने मरीजों को लेकर आते हैं जिनको पैरालिसिस का अटैक आया है, तो 6-8 घंटे से ज्यादा समय के बाद वो अस्पताल पहुंचते हैं। तो जो इन जटिलताओं को फिर वो झेलते हैं तो उसके लिए इलाज करना भी थोड़ा सा डॉक्टरों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करते हैं? जी, मैं पहले इस चीज़ पे स्ट्रेस करना चाहूँगा कि मरीज जितनी जल्दी हो सके एक अच्छे सेंटर पे जाएं जहाँ पर उन्हें इलाज सही समय पर मिल पाए। जो कहना चाहिए, अगर रायपुर से 2 घंटे के आसपास की दूरी पर जो भी मरीज हों उन्हें डायरेक्ट रायपुर में ही लेके आ जाना चाहिए। और जो प्रदेश के दूरस्थ इलाकों में हैं ऐसे मरीजों को वहाँ आसपास के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लेकर चले जाना चाहिए, ताकि अगर बन सकता है तो वहीं पर उन्हें थ्रोम्बोलाइसिस की सुविधा मिल जाए। अगर नहीं हो पा रहा है तो उन्हें सही मार्गदर्शन आसपास के सेंटर का मिल पाए। चलते चलते आखिरी प्रश्न कि आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं इस बीमारी के संबंध में? जी, मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि पैरालिसिस या स्ट्रोक एक गंभीर बीमारी है। इस बीमारी के बारे में जागरूकता सभी लोगों में होना ज़रूरी है। इससे बहुत ज़्यादा डिसेबिलिटी होती है, कई मौतें होती हैं, लेकिन सही जानकारी के साथ इस बीमारी में अगर हम मरीज को टाइम पर किसी अच्छे अस्पताल में लेकर जाते हैं तो इस बहुत सारी डिसेबिलिटी से हम बच सकते हैं। मरीज को डेथ से बचाया जा सकता है, डिसेबिलिटी से बचाया जा सकता है, अननेसेसरी सर्जरी से भी बचाया जा सकता है। डॉक्टर छत्रपाल सिंह साहू जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमें इतनी उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो श्रोताओं, हमें उम्मीद है डॉक्टर साहब द्वारा दी गई हिदायतों का आप बखूबी पालन करेंगे ताकि इस बीमारी से हम सब बचे रहें। तो इसी के साथ हम आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार।